ओके बेटा, आज की क्लास रहेगी अपनी 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर यानी 7 नंबर चल रहा था अपना। चैप्टर नंबर 7 इज ओनली 10। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा। तो पिछले लेक्चर में बता चुके थे कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल और आर को जोड़ा था। आज हम सीखेंगे कि जब एसी परिपथ में यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में सी और आर, राइट, सी का मतलब संधारित्र, आर का मतलब प्रतिरोध, सी व आर जुड़े हों, सी और आर जुड़े हों। तो अगर जिन्होंने एल और आर सीखा था वो सी और आर भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको मुख्य बातें जो मैं बता चुका हूं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सर्किट पर अपन सबसे पहले सी जोड़ते हैं, इसके बाद अपन एक प्रतिरोध और इसको जोड़ देते हैं किसी एसी स्रोत यानी प्रत्यावर्ती स्रोत से। ये होता है सी, ये है आर, और इसको लिखा जाता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। शुरुआत यहीं से होनी है। तो सबसे पहले यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में स्मॉल टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का सूत्र निम्न होता है, और वो होता है अपना V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। तो बाय हेडिंग अपन सबसे पहले ए पॉइंट क्या पढ़ते हैं अपन कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक एवं शिखर मान ये पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक एवं शिखर मान। तो मैंने एक बात बताई थी कि ऐसे डेरिवेशन में हम तात्क्षणिक और शिखर मान फेजर ग्राफ से निकालते हैं। तो आइए इसका हम फेजर ग्राफ बनाते हैं। और फेजर ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर इस दिशा में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ले लिया जाता है कितना, Im, तो हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिशा में धारा होती है उसी दिशा में प्रतिरोध की वोल्टता का शिखर मान होता है। तो ये माना, ये है किसका मान, Vm R, मतलब M का मतलब होता है मैक्सिमम, R का मतलब प्रतिरोध के लिए। अब आ जाओ C के लिए। हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में एसी सर्किट में संधारित्र जुड़ा होता है तो इसकी वोल्टता धारा की कला से π/2 पीछे होती है। तो यहां देखिए, अगर ये Im है तो इसकी वोल्टता का शिखर मान इससे कितना पीछे होगा, ये π/2 पीछे होगा। तो इस दिशा में सपोज हमने क्या मान लिया, बोलो, ये आ जाएगा Vmc, ये है संधारित्र की वोल्टता। तो आज देखिए इन दोनों का परिणामी शिखर मान इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये इनका क्या है, ऐसे यहां से एक लंब डाल देते हैं। चलो यहां आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। इस रेखा को मैं बाद में खींचूंगा। यहां से देखिएगा, ये आ जाएगा परिणामी वोल्टता, जिसको लिखते हैं किससे, Vm, और ये कोण कितना हो जाएगा, 5। मतलब यहां धारा परिणामी वोल्टता से फाई कला में पीछे है, राइट। पीछे क्यों है, क्योंकि इसमें सी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पीछे ही रखेगा। इसलिए ध्यान रखना कि इन दोनों वोल्टताओं को पहले बनाओ
सिर्फ परिणामी तो इन दोनों के बीच में से गुजरता है, और हमें पता है कि जब परिणामी रहे तो धारा में साफ पता लग रहा है कि जो धारा का शिखर मान है वो परिणामी वोल्टता के शिखर मान से फाई कला में पीछे है, तो इससे तात्क्षणिक धारा का सूत्र आ जाएगा। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं शिखर मान। तो अपन शिखर मान कैसे निकालेंगे, अगर इस चित्र को ध्यान से देखें अपन तो यहां से ये आई कैप को बताएगा और ये माइनस जे कैप को बताएगा, राइट। तो यहां से अपन निकालते हैं, तो परिणामी कैसे निकालेंगे बेटा, यह आएगा Vm बराबर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा Vm r का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm c का स्क्वायर इसका अंडर। और हम जानते हैं अच्छे से कि Vm r ओम के नियम से क्या होगा बेटा IMR, राइट। और फिर होगा BMC बराबर कितना होगा बेटा IMXC, उसमें एक्सेल आता था इसमें XC आएगा, और इन मानों को हम यहां पुट करेंगे तो ये मिलेगा Bm बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर XC का स्क्वायर। IM स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा IM, और यहां से बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो वो धारा का शिखर मान क्या आ जाएगा बेटा IM बराबर Bm अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और बेटा ओम का नियम कहता है कि I इक्वल टू V अपॉन R, इसका मतलब R से परिपथ की ये प्रतिबाधा है। क्या है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं Vm अपॉन Z, Vm अपॉन, तो ये तो है धारा का शिखर मान, ये है वोल्टता का शिखर मान, और ये है RC परिपथ की प्रतिबाधा, जिसे हम लास्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो क्रम चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये तो हो गया धारा का शिखर मान। अब आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान चित्र के आधार पर क्या दिया जा सकता है, I बराबर Im साइन। तो देखो ये धारा इस वोल्टता से फाई कला में आगे है या पीछे है, देखो जरा ध्यान से, ये जो है ये वोल्टता है और ये क्या है धारा है, तो ये धारा इस वोल्टता से फाई कला में आगे है, क्या है आगे है, और ये पीछे है, समझ के देखो धारा इधर है और वोल्टता यहाँ है, तो ये वोल्टता धारा से कितना पीछे है, फाई पीछे है। और अगर यही लाइन इधर खींची जाती इधर और ये फाई होता तो वोल्टता धारा से आगे होती, ये पीछे भी चल रही है और पीछे चल रही है, इसका मतलब ये धारा इस वोल्टता से फाई कला में आगे है, फाई कला में। और वैसे भी सोच के देखो C जुड़ा है तो इसमें धारा ही आगे है, कौन होगी धारा, तो यहां से आ जाएगा Im साइन ओमेगा t प्लस फाई। देखो Im का मान वोल्टता से कितना आगे है, कितना आगे है, फाई कला में आगे, ये देखो ऐसे करके फाई कला में आगे है, क्योंकि ये नेगेटिव चक्र में है, ऋणात्मक चक्र में है। तो आप यहां से देखिए ये है तात्क्षणिक धारा का सूत्र या समीकरण, ये समीकरण 1 था, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। तो अपनी बी हेडिंग आएगी अब इनकी प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर। तो बी हेडिंग पर हम पढ़ते हैं कलांतर। तो बेटा आप बताइए प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कला कोण कितना है, ओमेगा टी, कितना है, और इसके लिए कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो कलांतर बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई, इससे ये बराबर माइनस फाई। क्या पता लगा इससे, हमने किसमें से किसको बताया है, वोल्टता की कला में से धारा की कला को बताया है, अर्थात वोल्टता की कला धारा से फाई कला में पीछे है, राइट। वोल्टता कितना पीछे है, फाई पीछे है, किससे, धारा से। तो इस फाई का मान कैसे निकाला जा सकता है, कितना पीछे है, तो पहले लिख रहे चित्र से, किससे, चित्र से आया है बेटा।
आप बताइए tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या आ जाएगा, ये वाला मतलब BMC, तो ये आ जाएगा BMC और अपोन आधार, तो आधार क्या है VMR, तो ये हो जाएगा VMR। इसका मान कितना था IMXC और इसका मान कितना था IM, ये R बेटा सफिक्स में है, IMR, IM से तो यहां से आ गया tan फाई बराबर XC अपॉन R, तो फाई बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। ये इसकी क्या आ जाती है, कला आ जाती है, कलांतर आ जाता है। कलांतर निकालना है तो इस सूत्र से निकालें। इसके बाद सी नंबर पर क्या आता है बेटा, सी आई डी क्या होती है अपनी, फेजर आ रही है, फेजर ग्राफ। अगला आता है फेजर ग्राफ। तो इसका फेजर ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए फेजर ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था। फेजर आलेख में सबसे पहले परिणामी वोल्टता को लीजिए, किसको, परिणामी वोल्टता, इसको VM कहते हैं। तो देखिए ना, मैंने यहां पर ये किसका मान है, VM का मान, किसका मान है, VM का मान है, तो इसी दिशा में कौन होगा IM, अगर इस क्या मान लिया अपन IM, तो ऐसी स्थिति में देखिए, अच्छा ये कौन क्या है ओमेगा टी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, तो ये किस कला के साथ है, ओमेगा टी के साथ। अच्छा अब हम जानते हैं कि अगर ये है तो ये धारा देखिए कहां है, ये रही समीकरण 2, ये रही। अब धारा में देखो, धारा कितनी कला में आ गई, फाई कला में, किससे, इस वोल्टता से, तो फाई कला में आगे का धारा है, तो इसको कैसे बताना है, इससे फाई कला में आगे बताना, राइट। तो ये क्या होगी बेटा, ये किसका मान हो गया बेटा, IM का, किसका IM का, और ये कोण कितना हो जाएगा फाई, कितना हो जाएगा फाई, समझ में आ गई बात, कितना आ गई है फाई, राइट। अच्छा इसके बाद आता है क्या, ये तो हो गया VM और ये क्या हो गया IM, राइट। इसके बाद क्या आता है अपने पास, एक आता है अपने पास इसका मान BMC यानी संधारित्र की शिखर वोल्टता, तो वो धारा से कितना पीछे होती है, -π/2, π/2 पीछे होती है, तो इससे π/2 पीछे, तो इससे π/2 पीछे कहां आ जाएगा बेटा, इस दिशा, बोलो आप, π/2 पीछे ये रहा, राइट। ये किसका मान हो गया बेटा, BMC, राइट। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसको देखें तो ये VM है, ये BMC है, और ये क्या है IM, इसको इधर दिखाता हूं IM ऐसे करके, और IM जिस दिशा में होता है उसी दिशा में BMR होता है, क्या होता है, तो ये शिखर मान किसका है BMR। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो यहां से डॉट डॉट करके अगर यू मिला दे, ये तो इससे मिल गया, बोलो, और ये यहां से ऐसे मिल जाता है, ऐसे, थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे कर, ऐसे, इस प्रकार ये इसका क्या कहलाता है फेजर ग्राफ, ये इसका फेजर ग्राफ, यानी वोल्टता सारी आनी चाहिए, परिणामी वोल्टता और प्रतिरोध की शिखर वोल्टता और संधारित्र की वोल्टता, ये सब ग्राफ बन जाएंगे तो फेजर बन जाएगा। और इन दोनों को पता करने के लिए कि इसकी वोल्टता कितना आगे पीछे, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, IM पता होना चाहिए, और IM तब पता होगा जब आपको ये पता हो कि परिणामी वोल्टता किस स्थिति में। तो इस प्रकार ये हो गया इसका फेजर ग्राफ। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्रतिबाधा, है ना, समय के साथ परिवर्तन ग्राफ। आगे अब हम निकालते हैं समय के साथ V और I का परिवर्तन ग्राफ, समय के साथ। तो देखिए बेटा इधर समय के साथ परिवर्तन ग्राफ, तो सबसे पहले अपन
किसके लिए ग्राफ बना लेते हैं? वोल्टता के लिए। ये ग्राफ वोल्टता का है, जिसमें यहां कितना होगा 0 और यहां कितना होगा T/4, यहां कितना होगा T/2 और यहां होगा 3T/4 और ये होगा कितना T, और यहां लिया जाता है समय और यहां लेते हैं वोल्टता और धारा। तो धारा कितना कला में आगे 5 में आगे है आगे। तो जब ये 0 है तो वो पहले से कुछ कला में आगे होगी, राइट। ये कला उसकी कहलाएगी कितनी 5 आगे है। और देखिए जब इसका मान क्या होगा बेटा, जब इसका मान यहां अधिकतम है, या ऐसे सोच लो ये 0 है, जब ये अधिकतम होगा ये 0 होगा, लेकिन ये मान आगे रहेगा तो यहां 0 होगा। बोलो यही आगे के तो होगा। और जब ये मान 0 होगा तो इसका मान अधिकतम होगा, लेकिन कहां अधिकतम होगा इस स्थिति में, लेकिन क्या होगा बोलो थोड़ा सा इससे क्या होगा आगे। आगे का मतलब सपोज मैंने मान लिया यहां, राइट। और जब इसका मान अधिकतम है तब इसका मान 0 होगा, लेकिन इससे थोड़ा आगे। और जब इसका मान क्या है 0 है तो इसका मान अधिकतम होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार, राइट। तो ये जो किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है v बराबर Vm sin ओमेगा t, और ये जो ग्राफ है ये वाला ये है I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस 5। ये है समय के साथ परिवर्तन ग्राफ। अब आता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कौन से परिपथ की, RC परिपथ की, किसकी RC परिपथ की। तो Z बराबर हमारे पास क्या आया था, Z का मान ये आया था, कहां गया Im, ये रहा Z। तो Z बराबर क्या था हमारे पास √R² प्लस XC², और अगर L होता तो XL², और केवल R होता तो ये 0 हो जाता। तो ये R² और R² का R, तो उस समय प्रतिबाधा किसके बराबर होती, R के बराबर। इसलिए प्रतिरोध का ही काम करता है। अब हम जानते हैं क्या XC बराबर क्या होता है ओमेगा C, बोलो 1/ओमेगा C, शाबाश 1/ओमेगा C। तो यहां से आ जाएगा Z बराबर √R² प्लस 1/ओमेगा² और C²। ऐसे भी लिखा जाता है, और न्यूमेरिकल करते समय इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि R² प्लस ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो ये हो जाएगा 1/2π² 4 π² f² और c²। ये कहलाती है परिपथ की प्रतिबाधा। तो इस प्रकार प्रतिबाधा के सूत्र भी आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। इस प्रकार आज के टॉपिक में हुआ हमारा AC परिपथ में C और R साथ में जरूर होना चाहिए। केवल अब कोई कहेगा किसी परिपथ में L और C जुड़े हो, तो ऐसी स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा का मान वो डिपेंड करेगा कि किसका मान ज्यादा है किसका मान कम है। जैसे अगर L और C जुड़े होते तो हो सकता है कि VL का मान ज्यादा हो और VC का मान कम हो, और VC का मान ज्यादा हो या VL का मान कम हो, तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग स्थितियों पर। इसलिए अपन ने पढ़ा CR परिपथ, इससे पहले पढ़ा LR परिपथ, और अब पढ़ेंगे अपन तीनों को एक साथ, यानी LCR श्रेणी परिपथ। कौन सा LCR, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हो। एक समांतर भी होता है, लेकिन वो आपकी सिलेबस में नहीं है, वो BSc में जाकर पढ़ोगे आप। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना क्या, LCR श्रेणी परिपथ किस में जुड़ा हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में। ठीक है बेटा, तो वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ संख्या भी यहां पर उपस्थित हो। ठीक है ना, आज के लिए इतना है।